हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 13, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, नवंबर 2024 अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च इट्स 4th cohort of a community innovator fellows, that is CIFS, in partnership with which company। तो कौन सी कंपनी के साथ मिलके अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है इनका 4th कोहरेट। तो इट इज केप जेमिनी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इन्होंने। और यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय SRF फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन एंड केप जेमिनी इंडिया। क्लियर है? इस प्रोग्राम में 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा विद अ मेंटोरशिप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ स्किल और आपके जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलाइंड सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्रोग्राम के तहत जो केप जेमिनी इंडिया है ये 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी ईच टू दी 15 कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज टू स्केल देयर सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लस्टर हैज रिसेंटली इन नवंबर जॉइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो इनमें से कौन सा क्लस्टर है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है? इट इज योर AM ग्रीन काकीनंदा क्लस्टर। इट इज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, AM ग्रीन काकीनंदा क्लस्टर। और जो क्लस्टर है ये वर्ल्ड का फर्स्ट जीरो इमिशन क्लस्टर है जिसका ऑपरेशन आपका स्टार्ट होगा 2026 में। और इसका इनिशियल कैपेसिटी क्या है? इट इंक्लूड्स 1 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी ऑफ अ ग्रीन अमोनिया एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अदर ग्रीन मॉलिक्यूलर प्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा। ओके, साथ में ही इसका टारगेट है 2030 तक इनको प्रोडक्शन करना है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन करना है 5 मिलियन टन्स पर एनम का। तो ये ध्यान में रखना है। एंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? बोज ब्रेंडी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च ग्रीवियंस रीएड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, दैट इज GRAI 2023 ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव रीएड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज ओवरऑल टॉप द रैंकिंग इन अ ग्रुप ए एज पर द GRAI, दैट इज जो आपका ग्रीवियंस रीएड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स है 2023 का। इसमें ग्रुप ए में टॉप किसने किया है? कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने इसे टॉप किया है? तो आंसर हियर इज इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किसने टॉप किया है ग्रुप ए को? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। टोटल यहाँ पे 3 ग्रुप होते हैं, A, B और C, और A में ओवरऑल रैंकिंग में यहाँ पे टॉप किया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर द्वारा। नाउ इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज ने किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस द्वारा। इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यहाँ पे इस इंडेक्स को आपका जो है लॉन्च किया गया था। इस इंडेक्स में 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से 85 ने यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे शो किया है, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे शो किया है, जिसमें से 10% मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है इन्होंने 50% ग्रोथ यहाँ पे शो किया है इन ओवरऑल GRAI स्कोर। अब यहाँ पे जो डेटा बेसिकली रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्रीज को, है ना। तो ये डेटा लिया कहाँ से गया था कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सब चीज़ें इस इंडेक्स के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं। और इस इंडेक्स को बनाया गया था जनवरी से दिसंबर तक की, जो 2023 तक का डेटा था आपका, जो लिया गया था सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिएड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। इसके बेसिस पे ये आपका इंडेक्स जो है वो बनाया गया था। फाइन, मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी कि 3 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में टॉप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा, अभी हमने पढ़ा। सेकंड पे था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, थर्ड पे था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। वहीं पे ग्रुप बी की बात करें जिसमें आपके 33 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स प्लेस किए गए थे। ग्रुप ए में कितने थे? 28 थे। और ग्रुप सी में 28 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है इनको प्लेस किया गया था। ठीक है, ग्रुप बी की बात कर रहे थे। पहले नंबर पे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, एंड लास्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे नीति आयोग। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें टॉप किया था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने,
followed by Ministry of Development and of North Eastern Region, and the last is Department of फार्मास्यूटिकल। तो ये 3 ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एवरेज ग्रीवेंस रेजोल्यूशन टाइम जो है वो इन्होंने कम कर दिया है। पहले ये 30 दिन हुआ करता था, अब इसको घटा के 13 दिन कर दिया गया है, और ऐसा भी बोला गया है फर्दर इसको और घटाया जा सकता है। फाइन। एक और चीज़ यहाँ पे कि इस इवेंट में इन्होंने लॉन्च किया था CPGRAMS मोबाइल ऐप, ठीक है, विच इज सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिएड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स मोबाइल ऐप 2.0 वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं। जो CPGRAMS है, इस सिस्टम को कब लाया गया था, लॉन्च किया गया था 2007 में लॉन्च किया गया था, और अक्टूबर 2024 तक इसमें 1.16 लाख ग्रीवियंस रजिस्टर करे गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिलीज 24th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दैट इज PLFS क्वार्टरली बुलेटिन। जुलाई से सितंबर तक का जो आपको डेटा देता है 2024 का। एज पर दिस एडिशन, India's urban unemployment rate among the person aged 15 years and above has decreased to dash। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो यहाँ पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटा है। कितना घटा है, 6.4% ये हो गया है। अगर हम इसे कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2024 से, तो ये उस टाइम पे जो Q2 था फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उस टाइम पे 6.6% था, अभी ये 6.4% हो गया है, जो कम हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करें अर्बन एरियाज में, इसी आपके कैटेगरी में 15 ईयर्स एंड अबव की कैटेगरी में, तो अर्बन एरियाज में फीमेल का परसेंटेज Q2 में आपका 8.4% का है, मेल का कितना है 5.7%, वेयरएज प्रीवियस आपका जो क्वार्टर था इसमें ये 9% था, फॉर मेल इट इज 5.8%। वहीं पे प्रीवियस ईयर के अगर डेटा की बात करें इसी ड्यूरेशन पे, आपका Q2 के टाइम पे 8.6% था फीमेल का परसेंटेज, अभी कितना है, एक साल में कितना यहाँ पे हुआ है, 8.4% हो गया है। वहीं पे Q2 है जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इसमें 6% था, अभी मेल की जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में वो 5.7% हो गया है। दैट मीन्स वो कम हुआ है। ओके, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में देखी गई है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज़ 11.8%। इट इज़ फॉलोड बाय ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड केरला। ठीक है, वेरस सबसे कम देखी गई है आपकी दिल्ली में, एंड कितना थी दिल्ली में, 2.6% ये है इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। इट इज फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटका एंड पंजाब अलॉन्ग विद योर हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द यूनिट ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड अ फंड ऑफ रुपीज डैश थ्रू इट्स थर्ड क्लाइमेट फंड। तो इनमें से कौन सी यहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो रेज किया गया है SBI की यूनिट द्वारा, तो इट इज योर ₹2000 करोड़। इतना फंड यहाँ पे रेज किया गया है बाय द SBI वेंचर लिमिटेड। ठीक है, किसने रेज किया है, SBI की यूनिट SBI वेंचर लिमिटेड द्वारा इसको रेज किया गया है। अगर हम बात करें US डॉलर की टर्म्स में, इट इज $237 बिलियन जो अमाउंट रेज किया गया है। एंड ये फंड जो है ये इन्वेस्ट किया जाएगा स्मॉल और मिड साइज कंपनीज में, जिनका एम है कि ये वर्क करें एनवायरमेंटल गोल्स पे, जैसे रिसाइकलिंग वेस्ट, कर्बिंग इमिशंस। ठीक है, तो इन पे ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। नाउ एक और चीज़ नोट करनी है, इंडिया जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, और अगर इंडिया को अचीव करना है गोल नेट जीरो बाय 2070, तो इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी $12.4 ट्रिलियन की। तो ये ध्यान में रखना आपको। Next is the ICRA has projected that India's GDP is expected to decline to -% in Q2 of financial year 2025। तो जो हमारी रेटिंग एजेंसी है इसने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है ये Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2025 में कितनी रहेगी, ये रहेगी आपके 6.5%। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। वेयरएज Q1 की अगर बात करें, अभी Q2 की यहाँ पे बात की गई थी, राइट, तो Q1 की अगर बात करें तो ये कितना था, 6.7% था, अभी ये कम हो गए 6.5% इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। देन इन्होंने यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो कितना बताया है, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का 6.6%, वेरस ये Q1 में कितना था, 6.8% था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं ICRA की। इसके करंट MD and CEO है रामंत कृष्णन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1991 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटीज आर ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023
तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर 19 नवंबर को बेसिकली एक वर्चुअली सेरेमनी आपकी हुई थी जहां पे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट आपके 2023 के दिए गए थे। तो इस इवेंट में डेनियल बेरेनबियोम जो आपके पियानिस्ट हैं एंड अली अबू अवध जो हैं, इन दोनों को ये अवार्ड, ये ऑनर जो है वो आपका दिया गया था। फाइन, किस दिन दिया गया था? 19 नवंबर को, जिस दिन इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। अब इन दोनों को ये अवार्ड क्यों दिया गया था? क्योंकि डेनियल बेरेनबियोम जो हैं, ये इन्होंने अपने म्यूजिक को एज अ टूल यूज किया था ताकि लोगों को हम यूनाइट कर सके, जोड़ सके एंड टू रिड्यूस कल्चरल एंड पॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, वेयरएज जो आपके अली अबू अवध हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे रूट्स हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये आपके डेनियल बेरेनबियोम है एंड नेक्स्ट आपके हैं अली अबू अवध। ओके, नाउ इस अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ये अवार्ड आपका दिया जा रहा है 1986 से बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके चेयरपर्सन कौन है? सोनिया गांधी जी हैं। ये अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में जो भी आपका इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहता है, उन लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है इस अवार्ड के लिए। एंड ये जो अवार्ड है, इसमें आपका कितना अमाउंट यहाँ पे जो है वो पे किया जाता है, विनर को 25 लाख रुपीस पे किए जाते हैं अलॉन्ग विद द साइटेशन। और 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में। क्लियर है? नाउ यहाँ पे इंडियन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो 2011 में इला भट्ट जी को ये अवार्ड दिया गया था, 2014 में इसरो को अवार्ड मिला था, देन 2017 में मनमोहन सिंह जी को, फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये आपका दिया गया था 2018 में, 2021 में प्रथम को ये अवार्ड दिया गया था, देन 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और आपका ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया था। फाइन, नाउ 2024 का यहाँ पे जो विनर हैं वो भी अनाउंस किए गए हैं, जिनका नाम है मिशेल बेचलेट, जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ये अवार्ड दिया जाएगा एंड इसकी अनाउंसमेंट की थी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने। ये जो अवार्ड है इन्हें क्यों दिया जा रहा है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, पीस एंड इक्वालिटी। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नाउ जो मिशेल बेचलेट हैं, ये आपके 2 बार तो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं चिले की, 2006 से 2010 के बीच में, फिर इन्हें 2014 से 2018 के बीच में फिर से इलेक्ट किया गया था और इन्होंने सर्व किया प्रेसिडेंट ऑफ चिले। देन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आपके रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन विमेन के 2010 से 2013 के बीच में, फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट भी रह चुके हैं 2018 से 2022 के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैज रिसेंटली इन नवंबर हैज बीन नॉमिनेटेड at the 67th Grammy Award for his or her album Break of Dawn in the Best New Age एम्बिएंट और चांट एल्बम कैटेगरी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन से इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है 67th ग्रैमी अवार्ड के लिए? तो इनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है इनका? रिकी केज, और ये इनका 4th नॉमिनेशन है। अब ये नॉमिनेशन अनाउंस किसने किया था? कैलिफोर्निया बेस्ड रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अदर नॉमिनी यहाँ पे है सेम कैटेगरी के लिए अनुष्का शंकर, राधिका विकारिया एंड चंद्रिका टंडन। और ये सेरेमनी कब होगी आपकी? 2 फरवरी 2025 में लॉस एंजलिस में ये सेरेमनी आपकी हेल्ड हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट किए गए हैं? इस कंट्री का नाम है उज्बेकिस्तान, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए ये आपके अपॉइंट किए गए हैं। फाइन, पहला इनका जो टर्म था वो आपका हुआ था 2016, मतलब 2016 में इनको जो है अपॉइंट किया गया था। 2020 में रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ था एंड अभी 2024 में जो है इनको जो है थर्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। फाइन, उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट आपके हैं शवकत मिर्जियोयेव, कैपिटल इसकी है ताशकेंत एंड करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिगेरू इशिबा वॉज री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये आपके जो है री इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर जापान के। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी,
अब यहाँ पे जो फीमो किशिदा थे उन्होंने रिजाइन किया था सितंबर मंथ में, राइट। तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था एंड नाउ इनको री इलेक्ट किया गया है अभी दोबारा से एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डीआरडीओ हैज डेवलप्ड द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन कार्बाइड wafers and fabricating gallium nitride high electron mobility transistors along with the monolithic microwave integrated circuit। तो इनमें से कौन सी डीआरडीओ की यूनिट है जिसने इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है? तो इट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो SiC है, जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स हैं, इट विल इनेबल हाई एफिशिएंसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरएस जो आपका गैलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स हैं, ये आपके बेसिकली दे विल प्रोवाइड अ एसेंशियल, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई पावर एप्लीकेशंस, जैसे ये आपका रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में आपका काम आएगा। फाइन। अब इन टेक्नोलॉजीज का मेन एम क्या है कि हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, साइज रिड्यूस करना है और परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th एडिशन ऑफ विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विच वॉज हेल्ड इन बिहार। तो इनमें से कौन सी टीम थी जिसने ये 8th एडिशन आपका जीता था? इट इज इंडिया। इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। और ये आपका चैंपियनशिप कब से कब तक हुई थी? 11 से आपकी 20 नवंबर तक ये हुई थी राजगीर बिहार में, ठीक है। और इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। वहीं पे अगर रिवॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट रैंक इंडिया ने हासिल किया था और इंडिया को यहाँ पे $10,000 का रिवॉर्ड दिया गया है। चाइना को $7,000 का एंड जापान को जो थर्ड नंबर पे था इसे $5,000 का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि ये 10 लाख रुपीज हर एक जो टीम मेंबर है उसको प्रोवाइड करेगा, हर एक प्लेयर को प्रोवाइड करेगा। देन हॉकी इंडिया ने बोला था कि ये 3 लाख रुपए पर प्लेयर प्रोवाइड करेंगे एंड 1.5 लाख प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट स्टाफ को। वेयरएस यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो दीपिका कुमारी जी थे जो टॉप गोल स्कोरर यहाँ पे इस चैंपियनशिप में रही थी और फाइनल गोल भी इन्होंने किया था, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। वेयरएस इंडिया ने कितनी बार ये टाइटल जीता है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का? तो ये 3 बार जीता है और साउथ कोरिया ने भी 3 बार जीता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों ही हाईएस्ट टाइटल स्कोरर हैं, ठीक है। अब इंडिया ने कब जीता था? 2024 में, 2023 में और 2016 में जीता था। वेयरएस आपका अगर बात करें इस चैंपियनशिप की तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। इसमें जो एशिया की 6 बेस्ट टीम्स होती हैं उनको यहाँ पे खिलाया जाता है। और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में देखेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन की। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? इनका नाम है डाटो फ्यूमो ओगुरा। हेडक्वार्टर है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके। नेक्स्ट इज नेम द टेनिस प्लेयर हु रिसेंटली इन नवंबर रिटायर्स फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट लिया है? तो इनका नाम है राफेल नडाल, जो आपके प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन के आपके प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, जो सेकंड आपके प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनसे ज़्यादा आपके नोवेक जोकोविक पे हैं, जो सर्बिया के आपके प्लेयर हैं। ओके। अब राफेल नडाल जी ने अवार्ड कौन कौन से जीते हैं? ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2008, 10, 17, 19, 22 में जीता था। ऐसे ही ATP प्लेयर ऑफ द ईयर इन्होंने जीता है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ब्रेकिंग थ्रू ऑफ द ईयर 2006। देन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2011 और 2021 में। ऐसे ही लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर कमबैक इन द ईयर 2014। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2010 में जीता था। ऐसे ही स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2010, 18, 2019, 20, 21 में इन्होंने जीता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड रिनोन्ड मृदंगम स्कॉलर हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जो जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है एंड ही वाज अ स्कॉलर ऑफ मृदंगम। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम है वरादाराव कमलाकर राव, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई एंड ही इज अ डिसाइपल ऑफ पालघाट मणि अय्यर, जो आपके अगेन रियोन स्कॉलर थे मृदंगम के, ठीक है। मृदंगम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये बेसिकली आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये पर्सनालिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी ने नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला है और प्रेसिडेंट मेडल भी इनको दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन इज इन बिहार इज सेट टू रीनेम आफ्टर अ हिंदू श्रीन अजगैबीनाथ धाम। तो इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको रीनेम किया जाएगा एज अ अजगैबीनाथ धाम। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार के। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की थी, जो सम्राट चौधरी जी हैं डेप्यूटी सीएम है बिहार के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए हैं इन दी PLI स्कीम, उसी के बारे में आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रीवियस PLI स्कीम वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिवाइज स्कीम है इसमें जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द this PLI scheme. Next is this revision will reduce the existing wide compensation disparity between senior executives of public sector bank and a private sector bank. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कमेटी की बात करते हैं। जो कमेटी है आपकी फॉर इम्प्लीमेंटिंग PLI, इसमें इसके हेड कौन होंगे, एम नागार्जुन जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है कमेटी के अंदर और कौन मेंबर्स होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बैंकिंग एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। एंड द लास्ट इज जो कमेटी है इसका काम क्या होगा, ये जो भी एलिजिबल बैंक्स होंगे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेगी अंडर द PLI स्कीम, और कौन से ऑफिसर्स इनएलिजिबल हैं वो भी यहाँ पे बताएगी। ठीक है, ये दोनों काम इसके रहेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो एज पर दिस चेंजेस जो PLI सीलिंग है MD एंड CEO की एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ऑफ अ नेशनलाइज बैंक एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये फिक्स की गई है एट 100% ऑफ देयर एनुअल बेसिक पे। नेक्स्ट पॉइंट है जो PLI सीलिंग है आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव की इन अ रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड असिस्टेंट general manager has been fixed at 90% and 80% respectively, whereas chief managers के लिए ये आपका 70% पे फिक्स किया गया है। देन नेक्स्ट है ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज, जिसमें इंक्लूडेड है आपके लेटरल हायर्स एंड ऑफिसर्स ऑन डिप्यूटेशन, जिनका रैंक आपका चीफ मैनेजर है या उससे अबव है, ये भी अवेल कर सकते हैं PLI स्कीम के बेनिफिट्स एंड इट विल बी पेड इन अ कैश इन अ सिंगल ट्रांche। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 क्राइटेरिया यहाँ पे लाए गए हैं, जिसमें से बोला गया है 3 आपको मीट करने ही करने हैं हर एक बैंक को। पहला क्या है, पॉजिटिव रिटर्न ऑफ एसेट जो है एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5%। नेक्स्ट है कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड not be more than 50%। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 इक्वली वेटेड पैरामीटर्स जो हैं वो लाए गए हैं इवैल्यूएट करने के लिए बैंक्स की परफॉर्मेंस को, जिसमें आ जाता है आपका एफिशिएंसी, बिजनेस, एसेट क्वालिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज एज पर द स्कीम जो अप्रूवल है PLI पेमेंट का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी फॉर द होल टाइम डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव का कौन करेगा, बोर्ड ऑफ बैंक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 18 to 19 नवंबर 2024। तो इनमें से कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है जहां पे ये आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था सागर मंथन का, तो इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 18 से 19 नवंबर को हुआ था न्यू दिल्ली में, यानी इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अलॉन्ग विद द ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दैट इज ORF। ठीक है, नाउ अब जो ये आपका यहाँ पे सागर मंथन हुआ था फर्स्ट एडिशन, इसके 4 आपके थीम थे, सेंट्रल थीम्स, विच इज न्यू फ्रंटियर, ब्लू ग्रोथ एंड ग्रीन एंड ब्लू अलॉन्ग विद द कोस्ट एंड कम्युनिटीज। ये 4 आपकी सेंट्रल थीम्स थी, फाइन, जिसपे बेस्ड आपकी ये समिट थी। फाइन, नाउ अब यहाँ पे और क्या चीजें मेंशन की गई थी, इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर के बारे में काफी कुछ यहाँ पे बताया गया था। जैसे इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है ये हैंडल करता है 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू इट इज 70%, और इंडिया में 12 आपके मेजर पोर्ट्स हैं एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स, इंडिया में 200 से ज्यादा आपके माइनर पोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा इंडिया जो है ये 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है एंड इंडिया के पास अभी जो है 1530 शिप्स हैं एंड इट इज द 3rd लार्जेस्ट शिप रिसाइकल ग्लोबली। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट शिप रिसाइकलर है पूरे वर्ल्ड में।
इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द कार्गो हैंडलिंग, ये इंडिया की बड़ी है। 2014 से 2023 के बीच में कितना परसेंट ये बड़ी है? 87% ये बड़ी है। नाउ बात करेंगे पोर्ट परफॉर्मेंस की। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया जो है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं ये हैंडल कर रहे हैं 819.22 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, जो लास्ट ईयर से 4.45% इंक्रीज हुआ है। वेयरएज सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्ट है ये कौन सा रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में? इट इज़ प्रदीप पोर्ट, और इसने सरपास किया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया का क्या प्लान है कि 2035 तक इंडिया को जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये करना है $82 बिलियन का, एंड इट विल बी डन बाय एस्टैब्लिशिंग द मेजर पोर्ट एट वाधवान इन महाराष्ट्र, which is with a estimated cost of 76,220 करोड़ या फिर $9.14 बिलियन। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, पंचकर्मा संकल्प जो आपका मई 2024 में अनाउंस किया गया था, इसके अंडर आपके क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 5 मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी विच आर फोकसिंग ऑन ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटाइजेशन। पहली है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, ये प्रोवाइड करेगी 30% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ग्रीन शिपिंग को। सेकेंड इज अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो आपके पोर्ट्स हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गए, वीओ चिदम्बरम पोर्ट हो गए, प्रदीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट, इनको यहाँ पे 2 ग्रीन टग हर किसी को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दीनदयाल पोर्ट एंड वीओ चिदम्बरम पोर्ट एंड योर नेक्स्ट इज टूटिकोरिन, इट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। इनको एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है डेवलप किया जाएगा। साथ में ही एक सिंगल विंडो पोर्टल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा to facilitate and monitor river and sea cruises. And the last is जो आपके पोर्ट्स हैं जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा स्मार्ट पोर्ट्स में बाय द नेक्स्ट ईयर। तो ये पंचकर्मा संकल्प है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद इंडियन एयरफोर्स एंड फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन बेंगलुरु कर्नाटका टू एडवांस साइंस एंड इनोवेशन। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन द्वारा इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ? तो इट इज योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु है। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? जो इंडियन एयरफोर्स की चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, किस चीज में? जैसे आपका रेडार सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट में, वेरियस IT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको यहाँ पे ये मदद करे, बेसिकली इनको एड्रेस करे। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज CCPI 2025, इंडिया रैंक्ड एट डैश पोजीशन विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 67.99 ऑन द लिस्ट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज। तो यहाँ पे एक इंडेक्स जारी किया गया है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी है 10th रैंक। वेयरएज अगर 2023 की हम बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 7th रैंक थी। फाइन, यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन से ईयर की रैंक है ये। अब जो इस रैंक यहाँ पे आपके 60 से ऊपर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शामिल थी, जिसमें पहली 3 जो प्लेसेस हैं वो आपकी खाली है, क्योंकि इतना स्कोर किसी ने किया ही नहीं है, किसी कंट्री ने। तो वेरी हाई रेटिंग ओवरऑल किसी की थी ही नहीं, इस वजह से पहले 3 प्लेसेस आपके खाली हैं। चौथा जो प्लेस है, चौथी रैंक जो है वो है आपकी डेनमार्क की, फॉलोड बाय नीदरलैंड, एंड 6th में आता है आपका UK यूनाइटेड किंगडम। वहीं पे कुछ कंट्रीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है जिनका रैंक पूछा जा सकता है वो देखते हैं। जैसे चाइना की रैंक कितनी थी? 55th रैंक थी। 57 थी आपके USA की। यूरोपियन यूनियन की रैंक यहाँ पे थी 17th, एंड आपका जो रशिया है, रशिया की 64th रैंक यहाँ पे थी। वहीं पे अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया जो है इनका ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे था, क्लाइमेट परफॉर्मेंस ये अच्छे रहे हैं। वेयरएज आपके 14 कंट्रीज ऐसे थे जिनको लो और वेरी लो रेटिंग यहाँ पे दी गई है एज कंपेयर टू G20 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो ये आपका इंडेक्स है, ये कहाँ पे रिलीज किया गया था? COP29 में। ठीक है, ये कहाँ पे रिलीज हुआ था आपका? 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपका अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडेक्स है ये पब्लिश किसने किया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, जिसमें 4 मेन कैटेगरीज आपकी होती हैं विद 14 इंडिकेटर्स। पहली आपकी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, देन नेक्स्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी,
थर्ड आता है आपका एनर्जी यूज एंड फोर्थ आ जाता है क्लाइमेट पॉलिसी। अगर इंडिया की रेटिंग की यहाँ पे बात करें, स्कोर की बात करें, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली कैटेगरी है, इसमें आपका इंडिया का स्कोर है 28.78%, 28.78। रिन्यूएबल एनर्जी का है 6.49, एनर्जी यूज आपका है 15.53 एंड क्लाइमेट पॉलिसी का स्कोर है 17.20। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर 2024 स्टेटिंग दैट 152 मिलियन मोर पीपल्स आर फेसिंग हंगर इन 2023। तो अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर 2024। किसने रिलीज की है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 में 150 मिलियन मोर पीपल्स आर फेसिंग दी हंगर। अगर इसे हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो लगभग आपके ग्लोबली 1.9% पीपल ऐसे हैं जो आपके अफेक्टेड हैं हंगर से। अगर इसे 2019 से कंपेयर करें तो इस बार हमें जो है 7.5% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। 2019 से काफी लोग जो है भूख की वजह से परेशान है, अफेक्टेड है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में एक और चीज मेंशन की गई थी कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन आपका कौन सा है? इट इज द अफ्रीका एंड इट इज फॉलोड बाय द एशिया रीजन। सबसे पहले नंबर पे अफ्रीका है एंड सेकंड नंबर पे आपका एशिया रीजन आता है, जहां पे ये हंगर जो है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। FAO जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है क्यू डोंग यू। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका रोम इटली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1945। Next question है, which bank has recently in November partnered with the UNICEF United Nations Children's Fund to enhance disaster resilience and climate risk management through the initiative called Disaster Resilience Communities and Climate Risk Informed Efficient Administrative System। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है फॉर दिस इनिशिएटिव? इट इज योर इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक है ये? आपका इंडसइंड बैंक है। यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप हुई है और जो ये प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप हुई है इसका टारगेट क्या है कि हमें इंप्रूव करना है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इनकम जनरेशन इंडिया के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? धाराशिव फ्रॉम महाराष्ट्र, बेगूसराय फ्रॉम बिहार, देन योर विरुधुनगर फ्रॉम तमिलनाडु, बरान फ्रॉम राजस्थान एंड भरेच फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। फाइन। और इस इनिशिएटिव में इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ के साथ और भी स्टेक होल्डर्स आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे CSR ट्रस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, टुफ्ट्स क्लिनिक एंड ट्रांसलेशन साइंस इंस्टीट्यूट, IIT गांधीनगर, गोरखपुर, एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप एंड मिशन समृद्धि भी इसमें शामिल है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इंडसइंड बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है? सुमंत कथपलिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। टैगलाइन इसकी क्या है? वी मेक यू फील रिचर। यूनिसेफ की बात करें तो इसके करंट CEO है कैथरीन मैरी रसल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। Next is the Reserve Bank of India has cancelled the license of which bank as this bank fails to meet the regulatory capital requirements and operational standard outlined in the Banking Regulation Act 1949। तो रिसेंटली RBI ने एक कॉर्पोरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस कैंसिल किया है। इसका नाम है दुर्गा कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ओके, क्या नाम है? दुर्गा कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। एंड इसकी फंक्शनिंग आपकी जो है नवंबर से कैंसिल मतलब बंद हो गई है। एंड जो आपके एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं उनको यहाँ पे 5 लाख तक का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी DICGC। ओके, next is recently in November the JSW Defense Private Limited partnered with which company to manufacture VBAT drones in India। तो इनमें से कौन सी आपकी ग्लोबल कंपनी है, कौन सी आपकी यहाँ पे फॉरेन कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है, जिसके साथ यहाँ पे टाई अप हुआ है JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का मैन्युफैक्चर करने के लिए VBAT ड्रोन्स को इंडिया में? तो इट इज योर USA बेस्ड शील्ड AI। ठीक है, कौन सी आपकी ये कंपनी है? इट इज USA बेस्ड शील्ड AI। और यहाँ पे JSW ग्रुप जो है ये कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले 2 सालों में? $90 मिलियन का, जिसमें से पहले साल $65 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ओके, इस चीज के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज who has recently in November received the 2024 Pfizer Award for the book Brown Skin White Coats रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966।
तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ब्राउन स्किन वाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया बुक के लिए? तो इट इज योर पुरोजित बिहारी मुखर्जी। क्या नाम है इनका? पुरोजित बिहारी मुखर्जी। एंड जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? 2023 में इसे पब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा। एंड अगर हम बात करें पुरोजित बिहारी मुखर्जी की, तो ये प्रोफेसर हैं आपके अशोका यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन दी सोनीपत हरियाणा। नाउ इस अवार्ड की बात करते हैं। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में एंड इस अवार्ड को दिया जाता है एक्सेप्शनल बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। जो इस पे बेस्ड होती हैं, इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं बुक्स, उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में एक मेडल और $2500 यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 इन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी एंड नेम्ड ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड और इनको नेम किया गया है एज अ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर? तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए थ्रू द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो इन्होंने 2017 में लॉन्च किया था, परमानेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ओवर 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स वाया द बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से। इस इनिशिएटिव के लिए इनको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। और ये फर्स्ट आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी थी जिसने 2017 में लॉन्च किया था इस CSR इनिशिएटिव को। ठीक है। नेक्स्ट इस अवार्ड को रिसीव किया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड से, जो इनके डायरेक्टर हैं विनय रंजन, उनके द्वारा इसको आपका रिसीव किया गया था एंड इसकी सेरेमनी आपकी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड के आपके चेयरमैन है PM प्रसाद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। Next is name the personality who has joined All Living Things Environmental Film Festival 2024 as a Goodwill Ambassador? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने यहाँ पे एज अ गुडविल एम्बेसडर ज्वाइन किया था ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 को? इट इज योर श्रिया पिलगांवकर। ठीक है, इनका नाम क्या है? श्रिया पिलगांवकर। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं जिनको यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया था एज अ गुडविल एम्बेसडर। और इनके साथ साथ 2024 एडिशन में आलिया भट्ट को भी गुडविल एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। फाइन। अब जो ये सेरेमनी थी आपकी 5th ऑल लिविंग थिंग एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल की, ये कब से कब तक हुई थी? 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये चली थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली इन नवंबर एक्वायर्ड रिलायंस कैपिटल लिमिटेड फॉर ₹10,000 करोड़? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर किया है आपका रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को? इट इज योर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, जो आपका कंपनी, जो आपकी बेसिकली कंपनी है अंडर दी हिंदुजा ग्रुप लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन नवंबर इसरो हैज साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट। ठीक है, इसरो ने रिसेंटली एक इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट साइन किया है विद विच स्पेस एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेशन इन अ स्पेस एक्टिविटीज बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज। तो इसरो जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसने अग्रीमेंट साइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट विद द ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी। ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली इस अग्रीमेंट के तहत जो ऑस्ट्रेलिया की आपकी स्पेस एजेंसी है ये इंडिया को हेल्प करेगी इन अ गगनयान मिशन ऑल्सो। ओके। अब ये सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन थे? इंडिया की तरफ से DK सिंह जो डायरेक्टर हैं आपके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन दी इसरो, एंड अदर साइड से आपके जॉरेड पॉवल जो जनरल मैनेजर हैं स्पेस कैपेबिलिटी ब्रांच के आपके फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी। इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ गगनयान मिशन के बारे में देखते हैं। तो इसे जो है आपका कब लॉन्च किया जाएगा? तो जो मिशन है गगनयान मिशन, इसको हम लॉन्च करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लॉन्च होएगा आपका 2026 में, जिसमें 4 आपके जो है स्पेस मिशन रहेंगे, 3 तो आपके अनक्रूड मिशन है और 1 आपका क्रूड मिशन होगा। ठीक है, 3 अनक्रूड मिशन है। इसका जो पहला मिशन होगा आपका वो आपका 2024-25 के बीच में होगा, एंड जो इसका क्रूड मिशन होगा ये आपका स्केड्यूल है कि ये 2025 से 2027 के बीच में होगा। एंड जो आपका क्रूड मिशन होगा इसमें 4 आपके एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। नेक्स्ट है अजीत कृष्णन, एंड देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अंगद प्रताप, वेयरएस लास्ट इज योर विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जिनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है इस मिशन के लिए।
Fine. Next is the World Television Day is annually observed across the globe on dash. तो World Television Day हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को, एंड 2024 में इसका कौन सा एडिशन आपका ऑब्जर्व किया गया था? 28th एडिशन था. नाउ इस ओकेजन पे नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस जो है, इन्होंने अवार्ड दिया था टू दी सेंटा क्लॉज सीजन 2, जो आपका सीजन था, ठीक है, उसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था एक्सीलेंस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एंड ये अवार्ड दिया गया था ड्यूरिंग दी 75th टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एमी अवार्ड्स, जो 21 नवंबर को यहाँ पे स्केड्यूल हुआ था. ठीक है, मतलब ये आपका इवेंट 21 नवंबर को हुआ था, जिस दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे हमने ऑब्जर्व किया है. ओके, नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे 1900 में जो रशियन साइंटिस्ट थे कॉन्स्टेंटिन पर्स्की, इन्होंने ये टर्म आपका दिया था टेलीविजन, एंड टेलीविजन इन्वेंट कब किया गया था? इन्वेंट 1924 में किया गया था बाय द स्कॉटिश इंजीनियर जिनका नाम है जॉन लेगी. वेयरएज जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन है, इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फिलो फ्रांसवर्थ 1927 में. ओके, now next is which country has recently November approved a new constitution in a referendum with a preliminary result indicating that 91.8% of participants supported the proposed changes. तो recently इनमें से कौन सी country है जिन्होंने approve किया है new constitution के लिए? तो इट इज योर गैबॉन. कौन सी कंट्री है? इट इज गैबॉन. और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं? 4 चेंजेस हैं. पहला है जो प्रेसिडेंशियल टर्म है आपका, इसकी लिमिट क्या है? 2 साल कर दी गई है, और इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 5 से 7 साल. नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ पीएम पोजीशन. जो पीएम पोजीशन है उसको अब यहाँ पे उन्होंने खत्म कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी चीज लाई गई है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोहिबिटेट्स द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम सक्सीडिंग द प्रेसिडेंट. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को. आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट बी एक्सक्लूसिवली गैबोनीज, चाहे एटलीस्ट उसके एक पेरेंट जो है वो गैबॉन से बिलोंग करता हो या फिर गैबोनीज स्पाउस उनका हो. ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.